वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 15 फरवरी 2022 है। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर है 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करने वाले हैं आईएएस कैडर रूल्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बदलाव चाहती है, तो क्या क्या ये बदलाव हैं और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव अनदर टॉपिक, ये भी इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश में आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज क्यों है, इसको देखेंगे और इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक जो है ना, ये आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है और सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट वालों के लिए, मिस यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की, तो भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर बात करने वाले हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता है कि कर्नाटका में जो पूरा इश्यू हुआ ये बुरखा बैन को लेकर, और एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में चीज़ें हुई, तो इसी को लेकर यूसीसी की डिमांड जो है वो फिर से स्टार्ट हुई है और इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम देखेंगे। देन वी हैव चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ और क्वाड स्टेटमेंट। वैसे कल भी हमने क्वाड के बारे में बात की थी, लेकिन आज कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए। इट विल एड ऑन टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और लास्ट, जियो स्पेटियल सेक्टर, ये क्षेत्र ऐसा है हमारे देश में जो इतना अभी इसमें वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 5-6 सालों में, 10 सालों में ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। तो ये क्या है, क्या काम करता है और क्या क्या हर्डल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव न्यूज़, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग टॉपिक। दोस्तों, टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ टुडेज लेक्चर चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। ये मेरी टेलीग्राम की चैनल है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। हमारी 2 चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हर रोज़ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये सीरीज़ जो हैं वो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं, राइट, इट्स गिव एंड टेक, मैं आपको हर रोज़ बेस्ट क्वालिटी का लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। तो बदले में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप हर रोज़ इसको शेयर करें, नए स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, पीडीएफ को शेयर कीजिए, वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। इफ़ यू वांट तो आप इसको डाउनलोड करके अपने एफबी पर, अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इट विल बी ए बिग हेल्प टू अस। और जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, मीन्स पुराने स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है, या फिर नए स्टूडेंट्स के लिए भी आई एम श्योर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ अवेलेबल, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर्स के इतने सारे आर्टिकल्स, उनको इन डेप्थ एनालिसिस इनका किया जाता है। देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि इतने समय में ख़त्म कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। क्वालिटी इज़ द क्वीन हियर, राइट। क्वालिटी हैज़ ऑलवेज बिन द क्वीन एंड क्वालिटी इज़ द क्वीन हियर। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव स्टेप से कीजिए विथ क्यूरियसली फॉर एवर पॉडकास्ट। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। डू चेक देम आउट टुडे इटसेल्फ। तो चलिए बात करते हैं रीथिंक मस्ट ऑन आईएएस कैडर रूल्स चेंज। ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। कुछ समय पहले भी हमने इस विषय को डिस्कस किया था। ये बेसिकली आईएएस कैडर रूल्स 1954 का जो रूल 6 है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बदलाव चाहती है, अमेंडमेंट चाहती है। अब ये प्रपोजल जो सरकार ने रखा है, इस प्रपोजल को लेकर एक चर्चा का, ये प्रपोजल जो रखा है सरकार ने, ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आईएएस और खास करके जो ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनको मैनेज करने वाली जो एक बॉडी है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। तो इस डीओपीटी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में ये कहा है कि ये अमेंडमेंट हम चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं। और इस बदलाव में ये कहा गया है कि आप चाहे ना चाहे, अगर राज्य सरकार इस बात से सहमत है, नहीं है, इट डजेंट मैटर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर कोई भी ऑफिसर को एक सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए रिलीव किया जाए, उनको राज्य सरकार छोड़ दे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस व्यक्ति को पकड़ लेगी, तो ये चीज़ जो है वो हम चाहते हैं और ये चीज़ ही होगी। ऐसा आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह सकते हैं। ये डीओपीटी का एक प्रपोजल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रपोजल जो है वो सामने आया है। अब 6 राज्यों ने तो इसका विरोध किया है और आप
वेल एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि कौन से वो राज्य होंगे, वे राज्य जो बीजेपी के राज्य नहीं हैं। लेकिन 6 राज्यों ने विरोध किया है, लेकिन दूसरे राज्य भी, अब बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले राज्य भी कई ऑफिसर्स को रिलीव नहीं करते। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस या फिर बीजेपी ऑपोजिशन यहाँ पर चल रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइनली राज्यों को ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए उनकी डिमांड करती है और राज्य जो है वो रिलीव नहीं करते, तो क्योंकि उनकी डिमांड है, क्योंकि उनको ज़रूरत है, इसलिए ये चीज़ होती है। नाउ करंटली द स्टेट्स कैन ग्रांट एन नो ऑब्जेक्शन और एन ऑब्जेक्शन नोटिस और वीटो एन IAS और IPS ऑफिसर्स सेंट्रल डेप्यूटेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिलहाल जो हमारे रूल्स है वो ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए किसी का नाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के पास भेजती है, तो वो जो राज्य है वो या तो एक नो ऑब्जेक्शन दे सकता है, या फिर ऑब्जेक्शन नोटिस दे सकता है, या फिर वीटो दे सकता है। वो ये कह सकता है कि नहीं, हमें इस व्यक्ति को रिलीव नहीं करना है। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट वुड टेक विद दिस पावर। जो नया अमेंडमेंट ये रूल 6 में करने की बात जो DOPT ने बताई है, तो ये जो पावर है ना, ये वाला पावर, ये 3 ऑप्शंस जो स्टेट्स के पास होते हैं, ये सारे पावर्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब ये जो प्रपोजल भेजा है, इस प्रपोजल में एक स्पेशल सिचुएशन का भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई ख़ास ऐसी सिचुएशन आई, तो ये जो ख़ास सिचुएशन है इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। अब एक सिर्फ ये 2 शब्द लिखकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पे ला सकती है और राज्य सरकार जो है उसमें कुछ नहीं कह पाएगी। तो इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। एक और चीज़ है, जब ये सेंट्रल डेप्यूटेशन वाली चीज़, जब से सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई हमारे देश में, मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के बाद, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS सर्विस, ये दोनों सर्विसेज की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर फॉरेस्ट सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विस में ऐड किया गया। तो बेसिक अभी तक का जो रूल है वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वो जो ऑफिसर हैं, ये तीनों जब सेम पेज पर होते हैं, तीनों कहते हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर चाहिए, राज्य उसको छोड़ने के लिए तैयार है, और वो जो ऑफिसर है वो भी सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाने के लिए तैयार है, तभी ये प्रोसेस जो है वो हो सकती है। अगर तीनों में से किसी भी एक पार्टी ने, अगर वो जो सिविल सर्वेंट है उसने कह दिया कि नहीं, मुझे सेंट्रल डेप्यूटेशन पे नहीं आना है, तो फिर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर एक सिविल सर्वेंट जो है, एक ऑफिसर जो है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं जाना चाहता, तो भी उसको वहाँ पर खींचा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ डेंजरस है। 1949 की बात है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि इफ़ यू वांट एन एफिशिएंट ऑल इंडिया सर्विस, आई एडवाइज यू टू अलाउ द सर्विसेज टू ओपन देयर माउथ्स फ्रीली। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही एफिशिएंट ऑल इंडिया सर्विस बने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो सर्विस के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो फ्रीली अपनी बात जो है, अपने पॉइंट्स जो हैं वो रख सके, चाहे प्राइम मिनिस्टर के सामने हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के सामने हो, चाहे प्रेसिडेंट के सामने हो, चाहे गवर्नर के सामने हो, या फिर किसी भी मंत्री के सामने क्यों ना हो। अगर हमारे ऑफिसर जो हैं, उनको जो लगता है, उनका जो ओपिनियन है, वो किसी भय बिना, निर्भयता से अगर वो दे पाएँ, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा, तभी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो भी पूरे देश को एक साथ रख पाएगी। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेटमेंट है, ये आज भी हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। एक जो कहते हैं ना कि एक प्रकार से ये हमें आज भी उनके स्टेटमेंट में से, उनके ये शब्दों से हमें गाइडेंस मिलता है कि किस प्रकार से हमारे देश को, सिविल सर्विसेज को ऑपरेट करना चाहिए। अब कुछ समय पहले ही देख लीजिए, जब ये इलेक्शन का माहौल चल रहा था, उस टाइम पर एक अलापन बंदोपाध्याय हैं, ये एक IAS ऑफिसर हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं। तो ये इनकी पोस्टिंग जो है वेस्ट बंगाल में हुई थी, और वो रिटायर होने वाले थे। उसके एक दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बुलाया सेंट्रल डेप्यूटेशन के ऊपर, और अलापन बंदोपाध्याय ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना है। फिर 3 IAS ऑफिसर्स को भी सेंट्रल डेप्यूटेशन में रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, JP नड्डा साहब, तो उनकी एक रैली निकलने वाली थी, और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 IAS ऑफिसर्स के ऊपर थी, और बीच में कुछ हो गया। ये TMC के जो लोग हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो बीच में आ गए, ऐसा कुछ इश्यू हुआ था। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि ये ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन में रखा गया।
और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ें कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि ये प्रपोज़ल रखा है, ये प्रपोज़ल अभी तक का इतिहास देखें तो क्लियरली गलत लगता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट्स जो होते हैं वो जानबूझकर ऑफिसर्स को रिलीव नहीं करते हैं, और इसकी वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो इश्यू हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में इसको देखेंगे। इनकरेक्ट डायग्नोसिस रॉन्ग रेमेडी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये अगेन रूल 6 सब रूल 1 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना क्या है कि राज्य सरकारें जो हैं वो सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व ऑब्लिगेशन जो हैं उनको कुछ नंबर्स जो हैं वो हर साल कुछ ऑफिसर्स जो हैं उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए तैयार करना पड़ता है, लगभग 25% जितना इतना कुछ आंकड़ा है। तो ये जो एक ऑब्लिगेशन है वो स्टेट्स जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं वो फुलफिल नहीं करती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। अब इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे देश में ये सिचुएशन क्यों हो रही है, मीन्स क्यों इस टॉपिक को लेकर राज्य वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आईएएस की हमारे देश में शॉर्टेज हो चुकी है। उसका नंबर 1 रीज़न ये है कि 1991 में जब रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो सरकार को ये लगा कि क्योंकि अब सारी चीज़ें, अब हमारी इकोनॉमी जो है वो खुल गई है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया है, तो अब हमें उतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो एनुअल रिक्रूटमेंट जो 140-160 आईएएस ऑफिसर्स को हर साल बनाया जाता था, सिलेक्ट किया जाता था वाया यूपीएससी, अब वो कम करके सरकार ने कुछ 50 to 80 कर दिया। इसकी वजह से हमारे देश में ओवरऑल 23% जितनी शॉर्टेज हो गई आईएएस ऑफिसर्स की। इसके साथ द नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूटेड एनुअली शुड बी इंक्रीज टू 200। हर साल हमारे देश में 200 जितने आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन आने वाले लेट्स से 5-10 सालों के लिए अगर हम इतने आईएएस ऑफिसर्स को हर साल सिलेक्ट करें तो ये जो शॉर्टेज है इस शॉर्टेज को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ रिक्रूटमेंट ही इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऑफिसेज हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर एक व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं, प्रशासन का काम नहीं, लेकिन उसको किसी बिजनेस को, कोई गवर्नमेंट बिजनेस है तो उसको संभालने के लिए रखा जाता है, या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसका एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है उसमें उनको पोस्ट किया जाता है। तो एक प्रॉपर कैडर रिव्यू होना चाहिए। जितने भी राज्यों में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स ऐसी नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर हैं तो उनको वहाँ से रिप्लेस करके इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में लाया जाए, राइट, जो प्रॉपर उनका काम है, जिनके लिए उनको रिक्रूट किया गया है, तो वहाँ पर रखा जाए। इससे भी हमें बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, 2000 से सरकार ने जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी ऑफिसर्स की, इसको बंद कर दिया। अब इससे ये हुआ कि एक व्यक्ति जो इस ग्रुप बी में सिलेक्ट होता है तो कुछ सालों के बाद ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और इन सारी चीज़ों के बाद वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आप उसको जॉइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के जो रोल्स हैं उसको दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी तो अब हमारे पास उसकी भी खामी है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं, जिस किसी ने आरपीएससी क्लियर की, किसी ने एमपीपीएससी क्लियर की, किसी ने जीपीएससी क्लियर की, राइट, वो यंग एज में उन्होंने अच्छे रैंक से उसको क्लियर की, वो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ज़्यादातर ये जो यंग ऑफिसर्स हैं, राइट, वो अपने प्राइम में हैं, उनके पास ग्रास रूट लेवल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन हमेशा ये जो एक स्टेट कैडर और एक सेंट्रल, जो यूपीएससी जिसने क्लियर की और जीपीएससी जिसने क्लियर की, तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक एक प्रकार का एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड, मुझे नहीं मिल रहा है, एक खाई हमेशा देखने को मिलती है। एक राजा है और एक वजीर है, ऐसा एक डेप्यूटी है और एक सीनियर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारे जो ग्रास रूट लेवल के ये जो ऑफिसर्स हैं जिनके पास उस राज्य को लेकर बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इनको जब ये आईएएस कैडर में प्रमोट होते हैं तो कभी भी उनको ऐसी पोस्ट पर नहीं रखा जाता। बहुत ही ऐसे पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोग जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी और इन सारी पोस्ट तक पहुंचते हैं।
तो ऐसे ऑफिसर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। इनके पास जो एक्सपीरियंस और जो 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 नॉलेज है ये आईएएस से कम नहीं है, और इनफैक्ट ये आईएएस कैडर में ऑलरेडी आ चुके हैं प्रमोशन और सिलेक्शन के बाद। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं, जो अलग अलग रूल्स ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ऐसा होता है। अगर आप ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 6, उसके ऊपर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। पता है आपको, लगभग हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा 2250 जितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी एज 35 से 55 के बीच के ब्रैकेट में है, जिनको हम एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको यूज़ करें तो जस्ट इमेजिन कितने सारे ऑफिसर जो हैं कितनी सारी पोस्ट में आ जाएंगे। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस आर्टिकल में ये आर्टिकल जो है बाय द वे 2 आईएएस ऑफिसर्स ने मिलकर लिखा है। तो उनका कहना ये है कि एक आईएएस ऑफिसर, एक व्यक्ति जब आईएएस में सेलेक्ट होता है, तो जब उसकी सर्विस के 9 साल से 25 साल की उसकी जो सर्विस होती है, तो इस बीच में कभी भी वो 3 सालों के लिए उसका सेंट्रल डेप्यूटेशन जो है वो होना चाहिए। इस चीज़ को मैंडेटरी बना दीजिए कि आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, जब आपकी सर्विस 9 साल पूरी हो जाएगी तब से आपके लिए ये ऑप्शन खुला है, आप जब चाहे तब सेंट्रल डेप्यूटेशन में जा सकते हैं। आप अपना नाम लिखवा दीजिए कि आप सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाना चाहते हैं, और एक्चुअली होता भी ये है कि जो सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाता है वही ऊपर तक, जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है वहाँ तक वही व्यक्ति पहुँच पाता है। हर एक आईएएस ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी नहीं बनता है। आई एम श्योर यू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि जब स्टूडेंट्स तैयारी करते होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें कि इनके पावर्स क्या हैं, वो जब निकलते हैं तो उनके वीडियोस देखा कहीं पर, ये वो सारी चीज़ें आई एम श्योर आप भी देखते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। फिर ये जो इश्यूज़ है ना, अभी हमारे देश में एक और आर्टिकल आज द हिंदू में मैंने पढ़ा, एक एडिटोरियल है, और देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग राज्यों की टीम बन चुकी हैं। बीजेपी वाले राज्य, फिर कांग्रेस वाले राज्य हैं कुछ, साउथ में कुछ अलग राज्य, पॉलिटिकल राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी वाइज कुछ ग्रुप्स बन गए हैं। तो ये चीज़ हमारे देश के लिए सही नहीं है। मीन्स हमेशा से ऐसा ही हुआ है, जब कांग्रेस का राज था तब भी ऐसा होता था, आज बीजेपी हैं तो भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये समझना चाहिए कि आपकी राइवलरी जो है वो इलेक्शन टाइम पर है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, लेकिन फिर आप इसको रोज़ के गवर्नेंस में इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे गवर्नर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में इश्यूज चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही एज ए कंट्री, एज ए देश, एज ए स्टेट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एज व्हेन आई से हमारे, आई मीन टू से सिटीजन, हमारे डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही बुरी बात है। हमारे देश में आर्टिकल 263 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया ही इसलिए गया है कि अगर राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो इस इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो आईएएस की शॉर्टेज और आईएएस वाला जो ये अमेंडमेंट है, इसमें जो भी इश्यूज़ हैं तो इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको सॉल्व करें। इसको और ज़्यादा च्युइंगम की तरह खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे वो चले गए, और बहुत सारे ऑफिसर्स जो पाकिस्तान बना तो वहाँ पर चले गए, मुस्लिम ऑफिसर्स। तो उस टाइम पर पता है हमारे देश में 60% जितने ऑफिसर्स चले गए थे। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी शॉर्टेज हुई होगी टॉप ऑफिसर्स की। तो उस टाइम पर सरदार पटेल जो हैं उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और आज भी यही किया जा सकता है। राज्यों के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये रूल चेंज करने की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कही है, और राज्यों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है दोस्तों। आपको पता होगा कि क्वाड की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, मेलबोर्न में हुई थी, और क्वाड की मीटिंग के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में भी एक बायलैटरल मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो साइबर स्पेस और साइबर एनेबल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो
इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है कुछ देशों के द्वारा, तो इसका विरोध किया है, इसकी निंदा की है। दोनों देशों ने यह कहा है कि हम ओपन, सिक्योर, फ्री, पीसफुल और इंटरऑपरेबल साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करते हैं और इस चीज़ के लिए हम दोनों कमिटेड हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की बात करें तो अब एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर जो बनते जा रहा है वो ये है कि दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ साइबर गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन करने वाले हैं। हमारे देश भारत में कर्नाटका राज्य में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी को, यहाँ पर इसकी ऑफिस जो है उसकी स्थापना बेंगलुरु में होने वाली है। और ये इसी बात का इशारा है कि जब भी साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात आती है दोनों देशों के बीच में, तो दोनों लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है कि दोनों मिलकर एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस जो है वो हमारे देश में क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी आज देखिए आज इस दुनिया में जिस स्पीड से ये साइबर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ जुड़े हुए टूल्स जो हैं वो एक्सपांड हुए हैं, उसी स्पीड से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको नहीं बनाया गया है। तो दोनों देशों ने ये कहा है कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने, कुछ नॉर्म्स बने, कुछ फ्रेमवर्क बने, साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनको लेकर यूनाइटेड नेशंस को कुछ रूल्स बनाने चाहिए। और हम सब जानते हैं कि यूएन के रूल्स जो हैं वो पूरी दुनिया पर लागू पड़ते हैं। तो यूएन अगर रूल बनाएगा और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस का जो यूनियन है वो ऐसा रूल्स बनाएगा जो सभी के लिए इक्वल हो, सभी देश जो हैं, सारे देश जो हैं वो इन रूल्स का पालन करें, तो दुनिया जो है ये और अच्छी बन सकती है। क्योंकि हम देखते हैं चाइना आप देख लीजिए, फिर नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, तो ये कुछ देश ऐसे हैं जो ऐसे इंटरनेशनल रूल्स को फ़िलहाल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इट्स लाइक आप एक सोसाइटी में रहते हैं और 20 घर हैं उसमें, तो 20 में से अगर 2 घर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पूरी सोसाइटी में रहने का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। वही चीज़ दुनिया में भी हो रही है कि कुछ देश जो हैं वो, उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन वी नो कि उन्होंने चाइना और नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की है कि ये साइबर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल जो है वो कुछ देश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, फ्रेंडली पिच। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलते हैं एक दूसरे के साथ, क्रिकेट के रिलेशनशिप हैं, राइट। और मज़े की बात यह है कि विराट कोहली जो हैं उनके द्वारा साइन किया गया उनकी ऑटोग्राफ वाला एक क्रिकेट बैट जो है वो हमारे एस जयशंकर साहब ने उनके काउंटर पार्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर को गिफ्ट में दिया। अब जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात होती थी पहले, राइट, तो कहते थे CCC यानी कि क्रिकेट, करी और कॉमनवेल्थ। क्रिकेट यानी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के फ़ैन हैं, दोनों मुल्क के जो लोग हैं वो क्रिकेट के फ़ैन हैं। करी यानी कि हमारी जो करी है, राइट, स्पाइसी करी, वो वहाँ पर बहुत ही फेमस है। अलग अलग जो डिशेस हैं हमारे देश की वो काफ़ी फेमस हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है और ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे हमारे देश में इटालियन फूड जो आप देखिए, हर एक शहर में कितने सारे पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ों की आइटम्स जो हैं ये इटालियन आइटम्स वो मिलती हैं। तो जब भी इटली और भारत के मिनिस्टर्स मिलते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं तब ये फूड की बात आती है। वहाँ पर भी करी थोड़ी बहुत फेमस है, लेकिन हमारे देश में इटालियन फूड काफ़ी फेमस है, नो। तो यहाँ पर भी सेम है। और कॉमनवेल्थ यानी कि ब्रिटिश राज जो था, और ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ और दूसरे देश आज़ाद हुए तो एक कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया गया। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ इसी लेवल पर नहीं है। नए नए कॉमर्शियल इंटरेस्ट, अब दुनिया बदल रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर साइबर स्पेस और इन सारी चीज़ों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास IT का पावर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास, और हार्डवेयर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉजिस्टिक्स और बहुत सारे अलग अलग एक डेवलप्ड देश है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपनी एक स्ट्रेंथ लेकर आता है टेबल पर। तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो अब CCC सिर्फ ये लिमिटेड चीज़ नहीं है, अब नए डायमेंशंस भी आ गए हैं, कॉमर्स भी इसमें ऐड हो चुका है। इसके साथ
हमारे देश के कितने सारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ 7 लाख इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा है। वहाँ के लोग भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि भारत के लोग यहाँ पर आकर चीज़ों को और खूबसूरत बनाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अब चाइना भी एक रीज़न है। जिस प्रकार से चाइना दुनिया पर अपना राज करना चाहता है और एक्सपांड कर हो रहा है चाइना, और मिसबिहेव कर रहा है, तो इस मिसबिहेवियर की वजह से भी दिल्ली और कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कई लोगों को कि सिडनी इज़ अ बिग सिटी, लेकिन सिडनी उसका कैपिटल नहीं है। तो दिल्ली और कैनबेरा जो हैं ये चाइना की वजह से भी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोनों देश जो हैं वो टूरिज़्म में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो भारत में टूरिज़्म के लिए आए। मुझे आज भी याद है, आज से 20 साल पहले भी, आज से 15-20 साल पहले भी हमारे देश की टीवी चैनल्स पर ऑस्ट्रेलिया की ऐड आती थी। सिडनी का जो ओपेरा हाउस और वो ब्रिज और सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, और दिल चाहता है फिल्म आने के बाद तो एक प्रकार से मुफ्त में ऑस्ट्रेलिया को प्रमोशन मिल गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, पढ़ाई के लिए भी जाने लगे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत ने मीन्स ज़्यादातर लोगों ने पहली बार इस फिल्म के माध्यम से और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को देखा। तब उस समय पर इंटरनेट का ऐसा कोई दौर नहीं था। लेकिन अब भारत चाहता है कि आपके लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, और हम ऑस्ट्रेलिया से टूरिज़्म में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास मिनरल्स भी काफ़ी हैं, और इसमें भी दोनों देश जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। डिफेंस में कोऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके बारे में तो सिक्योरिटी के बारे में तो बात की, डिफेंस की बात करें तो इंडो पैसिफिक के बारे में हमने बात की थी। और ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से जो दूसरे साउथ पैसिफिक आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, तो उनके साथ भी भारत जो है अपनी रीच बढ़ाना चाहता है। उनके साथ भी अपने कनेक्शंस जो हैं उसको नए नए लेवल पर ले जाना चाहता है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मीटिंग हुई, तो इसके बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, कॉल चाइना आउट। ये क्वाड के साथ जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं, और भारत और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ, बेग पार्डन, मैंने भारत और इंडिया कहा, भारत और चाइना के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, और इस एग्रीमेंट में मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो 1993 का एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि दोनों देश जो हैं, चाइना और इंडिया, एक दूसरे के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हमारे ट्रूप्स, हमारे सोल्जर्स, हमारे मिलिट्री का इस्तेमाल करके एक दूसरे को धमकाने की, डराने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कुछ भी होता है तो मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होगा, और दोनों जो हैं, ये बॉर्डर का जो इश्यू है, LAC का इश्यू है, वो दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। कोई देश अकेला जो है वो इसमें कुछ गलत नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है, ये एक कमिटेड बात है। जो कहता है ना आम जीवन में कि भाई मैंने ज़बान दी है और मैं ये करूँगा, तो ये एक लोगों के अंदर होता है कि वो ज़बान दे देते हैं, उसने कह दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति वो करेगा ही करेगा। तो ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो लिख लेते हैं, साइन कर लेते हैं, लेकिन फिर इनको फॉलो नहीं करते, और चाइना उनमें से एक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने क्वाड की मीटिंग के दौरान ये कहा कि चाइना ने इस 1993 एग्रीमेंट का कंप्लीट वायोलेशन किया है, और फिलहाल चाइना ने पूरी LAC को एक्टिव कर दिया। पूरी LAC के ऊपर अपने सोल्जर्स जो हैं वो बढ़ाता ही जा रहा है, और वहाँ पर नई नई मशीनरी, वेपनरी ऐड करते जा रहा है। और भारत भी फिर ऑफ कोर्स क्या करेगा, भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी उनको मैच करने के लिए हमें भी हमारी LAC को एक्टिव करना पड़ता है। अब शी जिनपिंग जो हैं, इनके कार्यकाल में चाइना जो है वो एक नए लेवल तक पहुंच गया है। एक वक्त था जब चाइना के लीडर्स जो हैं वो ये कहते थे कि हाइड इट्स स्ट्रेंथ एंड बाइड इट्स टाइम। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शक्तियाँ जो हैं इनको अभी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वक्त नहीं आया है, अभी आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, पैसे कमाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, उसके बाद दुनिया को पता चल जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अब चाइना उस लेवल पर पहुंच गया है, और चाइना जो है वो
मिसबिहेव करके, कुछ गलत चीज़ें करके, साइबर स्पेस और इन सारी चीज़ों की बात की। लगभग 14-15 देशों के साथ अपनी फिजिकल बाउंड्री शेयर करता है। सभी भूटान जैसे देश, एक छोटा सा देश जो है भूटान, दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको भूटान का नाम उसमें मिलेगा। उसकी भी ज़मीन हड़पना चाहता है। और कितने सारे रशिया के साथ भी ज़मीन के जुड़े इश्यूज़ हैं। जो देश के साथ लैंड बाउंड्री नहीं है उनके साथ अगर वाटर बाउंड्री है तो वहाँ पर भी चाइना जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो हड़पना चाहता है। हर किसी के साथ इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो कर रहा है। तो पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को चाइना जो है, ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को ओपनली चैलेंज कर रहा है। अब क्वाड ने कमिटमेंट दिया है फॉर ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, लेकिन भारत जो है, भारत ने खुलकर चाइना का नाम नहीं लिया। अब चाइना खुलकर भारत के ऊपर दादागिरी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन भारत ने ये कहा क्वाड के स्टेटमेंट में कि क्वाड इज़ फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी, कि क्वाड जो है वो कुछ चीज़ के लिए है, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। मीन्स ऐसा हम सॉफ्ट क्यों बिहेव कर रहे हैं? वी शुड बी मोर बोल्डर। हमें ओपनली बात करनी चाहिए कि चाइना ही ये चीज़ें कर रहा है। यूएसए जो है उनका कहना यह है कि चाइना इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग लेवल पर करके ग्लोबल रूल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ग्लोबल रूल्स को अपने हिसाब से लिखना चाहता है। तो ये सारे देश ओपनली बात कर रहे हैं। हम क्वाड के मेंबर होने के बावजूद भी हम ओपनली बात नहीं कर रहे। तो इस चीज़ में हमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अभी इसी साल 2022 में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसकी कांग्रेस, यानी कि इसकी एक मेन मीटिंग होने वाली है, 20th मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में फिर से शी जिनपिंग जो है उनको आने वाले 5 सालों के लिए फिर से प्रीमियर के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी भी ये शी जिनपिंग जब से आए हैं तब से इंडिया की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और आने वाले 5 सालों तक वो ऐसी पोजीशन क्रिएट करके जाएंगे कि उसके बाद जो व्यक्ति आएगा इनको रिप्लेस करेगा, वो उसका एक अपर हैंड रहेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं होने देनी। अब चाइना में तो हम कुछ नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को और दुनिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें ओपनली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल का सजेशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रियल, पायोनियर का ये आर्टिकल है। दोस्तों, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है और 15 है वो ये कहता है कि हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है, राइट। राज्य के लिए, देश के लिए हर एक नागरिक, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, वी ऑल आर सेम। आप किसी भी कास्ट से हो, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, इट डजेंट मैटर। ऑन पेपर तो यही लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम सब इक्वल हैं। हमारे देश में कुछ मैरिज को लेकर रूल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को भी वायोलेट करते हैं। जैसे कि अगर मुस्लिम्स की बात करें तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम जो है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन इन द वर्ल्ड। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन, पहला ऐसा धर्म था इस्लाम जिसने डिवोर्स जो है उसको ऐड किया। उससे पहले अलग अलग धर्मों में डिवोर्स का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो एक बार शादी हो गई तो हो गई, उसके बाद आपको वो व्यक्ति पसंद है, नहीं पसंद है, वो व्यक्ति जो भी गलत करा तो भी आप उससे अलग नहीं हो सकते थे। तो इस्लाम इसमें एक नया बदलाव लेकर आया, समय के साथ एक नया बदलाव जो है वो लेकर आया। लेकिन आज हुआ ये है, और ये ऐसा नहीं है इस्लाम के साथ, सभी धर्मों के साथ ऐसा ही होता है कि फिर सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। अगर आप जो प्रॉपर लॉज पढ़ेंगे इस्लाम के तो यू विल फाइंड कि उसमें जो छूट दी गई है, महिला जो है वो भी डिवोर्स ले सकती है। लेकिन फिर लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर ये दुनिया जो है उसके इतिहास को देखेंगे तो पुरुषों ने ही इस दुनिया को चलाया है, पुरुष ही वहाँ पर पहुँच गए थे सारी टॉप पोजीशंस पर जहाँ पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। तो उन्होंने ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो उनके लिए सही है। इंसानों के लिए सही है गलत है वो नहीं देखा, पुरुष के लिए क्या सही है वो सारी चीज़ों को किया। तो ऐसी चीज़ें हमें आज अलग अलग समाज में, हमारे देश में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है। बट एनीवे, विल स्टिक विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये एक बेसिक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, राइट। ओके, अब 4 वाइफ्स, 4 पत्नी रखने की एक छूट जो है वो एक मुस्लिम मैन को है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को अगर आप पूछे तो उनको मल्टीपल हस्बैंड्स रखने की इजाज़त नहीं है। अब आप कहेंगे कि
व्हाट आर यू टॉकिंग के मल्टीपल हस्बैंड्स थोड़ी, क्योंकि ये सोसाइटी ने ऐसा नियम बनाया। अगर कोई एक इंसान एक पुरुष जो है वो मल्टीपल महिलाओं के साथ उनके अफेयर्स हैं तो कहते हैं कि वो तो स्टड हैं, राइट, कि वो तो प्ले बॉय हैं, स्टड हैं, कासानोवा हैं, ये हैं वो हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और एक महिला मल्टीपल लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप है तो उनके लिए बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है। आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फिर पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर एक हस्बैंड जो होता है वो जब चाहे तब मैरिज, जब चाहे तब मीन्स के 3 महीने के समय में वो तलाक के रूल्स जो कहते हैं तो वो एक डिवोर्स जो है वो ले सकता है। इसमें भी ऐसा है कि अगर महिला को डिवोर्स चाहिए तो जो जो महर कहते हैं, तो जो पैसे महिला उनको वापस देगी, अगर वो खुश नहीं है उससे तो भी फिर एक लंबी प्रोसेस में महिला जो है वो फंस जाती है। तो बेसिकली ये जो मैरिज के रूल्स हैं ये काफ़ी, अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं मिसोजीनियस, NOUS, मिसोजीनियस, यानी कि महिलाओं के प्रति एक प्रकार की नफरत या फिर महिलाओं को नीचा समझना, इस प्रकार के रूल्स जो हैं वो हैं। अब हमारे देश का जो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ये डील करता है। अब आई एम श्योर आपको ये जो DPSP हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, राइट। ये आप कोर्ट में जाकर ये एनफोर्स नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 जो है वो क्या कहता है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सभी के लिए लाने की कोशिश करनी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाना चाहिए। अब एक और बात हम सब क्लियरली समझ ले, और वो ये है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म की किताब क्यों ना हो वो, राइट, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, ये देश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर धर्म जो है उसको सबसे ऊपर माना जाता है, तो वो उनकी बात है। हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की डाइवर्सिटी, हमारे देश की जो विविधता है वो अलग है, और हमने इस देश में ये सिलेक्ट किया है कि हमारे देश में संविधान जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में जो चेंजेस आएंगे वो हम सब फॉलो करेंगे। फिर हर एक के लिए अलग अलग रूल्स, अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो मेरे धर्म में ऐसा है, मैं ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर आप कोई भी एक गेम भी अगर आप खेल रहे हैं और कोई अपने अपने बहाने लेकर आएगा तो फिर वो गेम जो है वो गेम नहीं रहेगी, वो स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट नहीं रहेगा। वैसे ही देश के लिए भी एक रूल ही होना चाहिए। अब प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि नॉर्मल रूल्स के भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इश्यू हैं, और ये जो बड़े बड़े इश्यूज जब हो जाते हैं ना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखें देन यू विल फाइंड, अगर हम सब इंडियंस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन को, अगर छोटी छोटी चीज़ों में रूल के इम्प्लीमेंटेशन को अगर मान ले कि मास्क पहनना है रूल है तो पहन लीजिए, हेलमेट पहननी है पहन लीजिए, सीट बेल्ट पहन लीजिए, यहाँ वहाँ थूकिए नहीं, यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, ये जो भी रूल्स, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कल्चर बन जाएगा कि जो ऐसे रिलीजन के साथ जुड़े हुए रूल्स हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, उसमें भी आप इम्प्लीमेंटेशन को एक अलग लेवल पर देखेंगे। लेकिन हम कभी भी इस एंगल से चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। 1955 में पार्लियामेंट में जब हिंदू कोड बिल पास किया गया, तब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको पूछा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, मीन्स इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये बताया कि अभी उसका वक्त नहीं आया है, अगर अभी ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे लोग जो हैं मीन्स उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ये वो, तो वो एक ग्राउंड प्रिपेयर करना चाहते थे। उन्होंने ये कहा कि आई वांट टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इट, ये उनके शब्द हैं कि आई वांट टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इट, यानी कि मैं एक प्रकार से सोसाइटी में एक लेवल क्रिएट करना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर राज़ी हो जाए, वो समझ जाए, और फिर वो बिल अगर इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। गलत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब कितने साल हो गए, और लॉज जो हैं, खास करके सेक्युलर डेमोक्रेसी जैसे हमारा देश है, तो सभी के लिए एक प्रकार के ही लॉज होने चाहिए, राइट। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए कुछ अलग लो, मेरे लिए कुछ अलग लो, क्योंकि अब देखिए, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक मुस्लिम जो है वो
4 बीबियां हैं उनकी, ऐसा नहीं है, कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, राइट? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन रूल है और कई लोगों की होती भी है। तो दूसरे जो लोग हैं, लाइक लेट्स से हिंदू हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख हैं, या फिर कोई पारसी हैं, तो वो कहेंगे कि भाई वैसे रूल्स सभी के लिए इक्वल हैं, राइट? लेकिन जब मुस्लिम्स की बात आती है तो इनको ऐसी क्यों छूट दी गई है? तो यहां पर ये विरोध इतना मीन्स कई जगहों पर हो भी रहा है, कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को उठा रहे हैं और वो भी लेजिट है। और मुस्लिम महिलाओं के साथ जो उनके साथ जो डिवोर्स के साथ जुड़े हुए रूल्स को अगर हम देखें तो लगता है कि ये तो एक तरफी है, सारे जो नियम है वो महिलाओं पर लागू पड़ते हैं और पुरुष को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। तो ये भी सही नहीं है। वी नीड इक्वल लॉ फॉर एवरीवन, कि सभी के लिए जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और अगेन रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर देयर शुड बी नथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम रूल बुक, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वी शुड फॉलो दैट थिंग, फिर कोई बात ही नहीं आती है। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है और वहाँ पर रिलीजियस लॉ से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो इतने मीन्स आप हम वहाँ पर जी ही नहीं सकते, राइट? फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे ट्रेडिशनल क्रिश्चियन लॉज को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर भी आप नहीं जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लॉज की ही बात हो रही है, क्योंकि शरिया लॉज और वो सारी चीज़ों के नाम पर ये काफ़ी सऊदी ने फेमस बनाया है इन सारी चीज़ों को। मीन्स बहुत सारी कहानियाँ और बातें आती हैं, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर। फॉर अस जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है, इस देश में हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, हिंदू हो, जो भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं हमारे, लेकिन वो ऐसे देशों में नहीं रह सकते, वहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी अलग तरीके से काम करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये जो जियो स्पेटियल सेक्टर है, अब ये सेक्टर नया नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जियो स्पेटियल सेक्टर क्या है। तो जो मैप हैं, राइट, इसके साथ जुड़ा हुआ सेक्टर, सिर्फ मैप इसमें नहीं है, लेकिन डेटा, मैप से फिर डेटा, जैसे कि गूगल ने कैसे दुनिया के अलग अलग देशों की जो स्ट्रीट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऐसे 3D टाइप आप चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट गूगल ने स्टार्ट किया, और ये जब डेटा आपके पास आएगा, आज देखिए जीपीएस की मदद से और गूगल का ये सारा डेटा जो है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐसे काम करती हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से ये मोबाइल ऐप्स और अमेज़ॉन और ये सारी कंपनीज़ और स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंच सकते हैं। कुरियर की सर्विस स्टार्ट हुई। इसके अलावा एजुकेशन में आप देख लीजिए, मैं भी जब आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो मैप का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये सारे मैप और ये सारा वर्क जब आएगा हमारे सामने, अगर हमें देखना है कि किस राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इन सारी चीज़ों का डेटा आप मैप वाइज देख सकते हैं। बहुत सारी एटलास में हम देखते हैं ना कि गेहूं कहाँ पर उगते हैं, चावल कहाँ पर उगते हैं, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारा डेटा जब अच्छी क्वालिटी का, हाई डेफिनेशन, गुड रेजोल्यूशन वाला डेटा आएगा, और जैसे जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और फिर वो डेटा जनरेट होगा और फिर वो अगेन आप शेयर कर सकते हैं, तो इससे पूरा ये सेक्टर जो है वो एक्सपांड हो सकता है। प्रोजेक्शन ये है कि 2029 तक ये सेक्टर जो है ये 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। हर साल ये 13% CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से एक्सपांड होगा। देखिए, मैप माई इंडिया का नाम सुना होगा आप। जब भी मैप्स सर्च करते हैं, मैं तो जब भी सर्च करता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैप माई इंडिया के बहुत सारे मैप्स आते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, मैंने यूज़ भी किए हैं मैप माई इंडिया। उसमें मैप में लिखा भी होता है मैप माई इंडिया का मैप है। तो इन्होंने IPO भी लॉन्च किया था। तो अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। एक जेनेसिस इंटरनेशनल हैं, इंडिया में है, तो इन्होंने सिटी मैपिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। जब आपके सिटी का डेटा प्रॉपर आएगा तो फिर आप बाढ़ के टाइम पर नए नए एरिया को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर कौन से एरिया को फिर से रिनोवेट किया जा सकता है, किसको टूरिज्म में लाया जा सकता है, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इससे कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे देश में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस कम है, हमारे पास वो स्किल्ड मैन पावर नहीं है, फाउंडेशनल डेटा हमारे पास जो हाई रेजोल्यूशन में चाहिए, बेसिक चीज़ें वो नहीं है हमारे यहाँ पर, और डेटा कैसे शेयर होगा, कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, इस चीज़ को लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन यह है कि सरकार अपनी जो नीतियां हैं इनको क्लियरली डिफाइन करे, राइट, इनको लॉन्च किया जाए, डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए।
इसी के साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडेड डेटा है, तो ये डेटा जो है ये ओपनली एक्सेसिबल हो। जो नया डेटा जनरेट होगा उसको कैसे हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये जो जियोस्पेटियल डेटा है ये दूसरे देशों के क्लाउड में स्टोर होता है, तो हमारे देश में लोकल क्लाउड इसका क्रिएट किया जाए और कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स अगर स्टार्ट किए जाए तो इस सेक्टर में नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारी राह देख रही हैं। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, डियर फ्रेंड्स, बहुत कम न्यूज़ आइटम्स हैं, आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन पर ही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, राइट, तो जो रिटर्न इंडो पैसिफिक के कुछ फैक्ट्स हैं, तो कल रात तक के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। अगर आज सुबह किसी ने लिखे हैं तो उनका नाम नहीं होगा इसमें, लेकिन राहुल सिंह हैं, अमित सिंह हैं, फिर प्राची हैं, शाहदाब हैं, सुष्मिता, पंकज, महेश, नव, क्षितिज, आशुतोष, आप सभी के आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पढ़े आपके आंसर्स, राइट, बहुत ही यूनिक पॉइंट्स आप सभी ने लिखे हैं और आई एम श्योर आप सब एक दूसरे के आंसर्स को देखते होंगे, ताकि जो एक दो पॉइंट्स आपने शायद मिस कर दिए हैं या फिर आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है, तो आपके ही जो एक प्रकार के क्लासमेट हैं उन्होंने वो पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया। तो कितने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ए डेमोन्स्ट्रेशन। मैं ये कमेंट सेक्शन जो है ना, ये इट्स नॉट जस्ट ए कमेंट सेक्शन, ये कमेंट सेक्शन इज़ ए प्लेटफॉर्म एज वेल। आप अगर चाहे तो इसका एक सही इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो नाम मैंने लिए हैं ये सारे लोग ऐसे हैं जो इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि सच बताऊं मैं दूसरों की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे एनालिसिस के वीडियोस जो होते हैं, तो उनके नीचे आपको शेर व शायरी और मोटिवेशनल बातें, ये सारी चीज़ें, मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, ऐसी चीज़ों से क्या मीन्स क्या शेर व शायरी, दिस इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर दैट। शेर व शायरी और मोटिवेशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें कुछ दूसरे वीडियो में की जा सकती हैं। यहाँ पर आप नॉलेज शेयर कीजिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उन सारे स्टूडेंट्स में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स हाउ दे लर्न। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, और इसमें कोई बात, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। मैं भी हर रोज़ नई चीज़ें सीखता हूँ। क्या मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही जानता हूँ? नहीं, ये भी चीज़ मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो सीखता हूँ। जो आपको एक्सप्लेन करने के उसमें मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, और दिस इज़ समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट। मुझे नई चीज़ें जानने का शौक़ है और मुझे चीज़ें शेयर करने का शौक़ है। दिस इज़, आई जेन्युइनली लाइक दिस थिंग्स। तो मुझे मज़ा आता है ये आपके साथ ये सारी बातें करने में। आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो मैं चाहता हूँ कि ये हम शेयरिंग का जो माध्यम है कमेंट को, इसको ऐसे ही यूज़ करें। इज़न्ट इट? आप ही बताइए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू विद द कमेंट सेक्शन। और आपके लिए एक प्रश्न है कि हमारे देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 किस चीज़ के साथ डील करता है। आपके लिए जो आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन है, और सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं, आपको सोचना है, सोचने के बाद पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और उसके बाद पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसरो का जो PSLV C-52 मिशन है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताइए। And that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for your love, for your adulation, for your support. 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस लेक्चर विथ अदर स्टूडेंट्स। मुझे कोई डाउट नहीं है, दिस सीरीज कैन बी द बिगेस्ट सीरीज ऑन यूट्यूब एज फार एज आर्टिकल एनालिसिस इज कंसर्न। मुझे ये भरोसा है, राइट, क्वालिटी पर भरोसा है, एंड आई एम श्योर इट विल rise there. लेकिन उसके लिए I need your support, and I'm sure I have your rock solid support. Enjoy your day. फिर मिलते हैं with financial news analysis. Forever पर भी कुछ वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, तो stay curious. जय हिंद.